नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज आए नहीं हैं। 2 तो देखो यूएन से संबंधित हैं। यूएन को बने 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पे जो स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज हुआ उसमें किन बातों पे फोकस किया गया विभिन्न लीडर्स के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या स्पीच दी और वो स्पीच कैसे अलग थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्पीच से, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों आर्टिकल्स को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित होगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, यूनाइटेड नेशंस को बने अब 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। कब बना था यूनाइटेड नेशंस? 1945 में। तो 75 साल पूरे होने के मौके पर एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज हुआ और इस स्पेशल सेशन में विभिन्न देशों के लीडर्स के द्वारा स्पीच दी गई। 2 आर्टिकल्स को कंबाइन करके हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले आर्टिकल में फोकस होगा कंपैरिजन पर। किसके कंपैरिजन पे? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या स्पीच दी गई, इसे कंपेयर किया जा रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा दी गई स्पीच के साथ। आर्टिकल में कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी बहुत ही मैच्योर स्पीच थी, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की झलक दिखाती है प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया के रोल के बारे में बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में रिफॉर्म्स की बात करी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करने की बात की और यह भी डिमांड किया कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं लिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। हाँ, टेररिज्म को ब्रॉड टर्म्स में जरूर डिस्कस किया गया। कहा गया कि टेररिज्म जो है एक बड़ी समस्या है। लेकिन इसके दूसरी तरफ इमरान खान के द्वारा जो स्पीच दी गई, 33% स्पीच तो देखो इंडिया पे कॉन्सेंट्रेटेड थी। बहुत ज़्यादा झूठ फैलाने की कोशिश की गई इंडिया के बारे में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया की जो सरकार है वो आरएसएस की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर इस्लामोफोबिया को प्रमोट करने का काम कर रही है। जैसे हिटलर्स ने ज्यूज को उनके अधिकारों से वंचित रख दिया था। 1935 में जर्मनी में जो न्यूरमबर्ग लॉज आए थे, इन लॉज की सहायता से ज्यूज को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ठीक उसी प्रकार से भारत की जो सरकार है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की सहायता से मुस्लिम्स को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती हैं। इवन देखो, इमरान खान ने तो जर्मनी में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की तुलना कर दी असम के डिटेंशन कैंप से। सोच के देखिए, ये अपने आप में कितना ज़्यादा रिडिकुलस है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में 60 लाख यानी 60 लाख से ऊपर ज्यूज की हत्या की गई थी और असम में डिटेंशन सेंटर से कंपेयर करना कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को, ये तो बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है। इवन देखो, जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस अब रिवोक हो चुका है, इस पर भी अच्छा खासा टाइम लगाया गया इमरान खान के द्वारा। पिछले साल भी ऐसा किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो समय समय पर फायरिंग होती रहती है, सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है, इसे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का नाम दिया गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा। मतलब इशारा किया गया कि दोनों देशों के बीच फ्यूचर में न्यूक्लियर वार भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, हर एक वो कोशिश की गई जिससे दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस पर। पाकिस्तान हमेशा इंडिया के साथ रिलेशंस को, कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है। अपने जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पब्लिसिटी करते रहते हैं ताकि वो न्यूज़ में रहें। उसी प्रकार से पाकिस्तान ऐसा करता रहता है। आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो पाकिस्तान का अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। टेररिज्म को प्रमोट करने के कारण अभी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। अक्टूबर में फैसला होगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या फिर ना डाला जाए। इवन गिलगिट बाल्टिस्तान को हाल ही में पाकिस्तान ने प्रोविंस डिक्लेयर किया है। सोच के देखिए, जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, उस पर हमने कुछ किया, पाकिस्तान चिल्ला रहा है, जबकि खुद ही पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया है। और दशकों से पाकिस्तान की ये नीति रही है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पे नॉन कश्मीरीज को सेटल डाउन किया जाए।
जब पाकिस्तान खुद ही नॉन कश्मीरीज को सेटल डाउन कर रहा है पाक अधिकृत कश्मीर में, तो इंडिया पर आवाज उठाने का पाकिस्तान का हक बनता ही नहीं है। समझ गए? बट क्वेश्चन ये उठता है लास्ट में, जो आपके भी दिमाग में आया होगा, कि फिर पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है, जब पाकिस्तान को पता है कि खुद का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है और वर्ल्ड के विभिन्न कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के आरोपों को नहीं मानने वाले हैं, तो पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है? देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे जाते वक्त आपको लगातार 15-20 लोग जो हैं ये बोल देते हैं, अरे भाई तुम्हारी जेब कटी हुई है, तुम्हारी जेब कटी हुई है। देखो, एक बार तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं मेरी जेब में पर्स है, जेब कटी नहीं हुई है, लेकिन जब इतने सारे लोग ऐसा बोलेंगे ना, तो एक बार तो आप अपनी पॉकेट जरूर चेक करोगे। आपको डर लगेगा कि भैया इतने सारे लोग बोल रहे हैं, क्या वास्तव में जेब कट गई है क्या? समझ गए? तो वही है, पाकिस्तान को लगता है कि बार बार आरोप लगाने से कम से कम कुछ देश तो ऐसे हैं जो मान लेंगे हमारे आरोपों को। हम बार बार सेम बात को रिपीट करेंगे, सेम बात बार बार बोलेंगे 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 बोलेंगे, तो कम से कम कुछ देशों को लगेगा कि आरोपों में कुछ ना कुछ सच्चाई है। ये पाकिस्तान की नीति है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट एस्पेक्ट में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की स्पीच को कंपेयर किया। अब आते हैं फिर से दूसरे एस्पेक्ट पे। दूसरा एस्पेक्ट यूएन से संबंधित है, मल्टीलेटरलिज्म से संबंधित है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब बताइए, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बताइए। देखो, मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है जब दो या फिर दो से अधिक देश एक साथ आते हैं किसी समस्या का समाधान करने के लिए, तो उसे मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक, यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? मल्टीलेटरलिज्म के। तो चूंकि 75वीं वर्षगांठ थी यूनाइटेड नेशंस की, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पर चर्चा हुई। देखो, कोविड-19 की जो महामारी है ये अपने आप में अभूतपूर्व है। इसे यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के द्वारा 5th हॉर्समैन की संज्ञा दी गई। इवन इस महामारी के कारण जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है, ऐसा इकोनॉमिक डिप्रेशन तो 1930 के इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद कभी भी नहीं आया है। इस स्पीच में यूएन के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा यह भी कहा गया, मतलब जो स्पीच दी गई यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि इस महामारी के कारण पहले देश जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे 2030 से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित होगी। देखो, एक तरफ जहां कोविड-19 की महामारी है, तो विभिन्न देशों को एकजुट होना चाहिए था इस महामारी से निपटने में, बट हो उल्टा रहा है। नेशनलिज्म जो है वो ज़्यादा तेजी से इमर्ज होकर आ रहा है। जैसे विभिन्न देश अब नेशनलिज्म पे फोकस करने लगे हैं, क्योंकि विभिन्न देशों को डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो हम दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाएं एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई के लिए। जैसे देखो, महामारी आई तो वर्ल्ड के विभिन्न देशों को यह रियलाइज हुआ, अरे हमारी सप्लाईज जो है वो तो चाइना पे डिपेंडेंट है। तो विभिन्न देश नीतियां लेके आए, जैसे इंडिया ने भी आत्मनिर्भर अभियान लॉन्च किया, उसी प्रकार से कई सारे देश ऐसा अभियान उन्होंने लॉन्च किया ताकि एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाई में के मामले में वो दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहें। देखो, पहले क्या था, ये जो अभी मल्टीलेटरलिज्म का स्ट्रक्चर है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश हुआ। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, ये सारी संस्थाएं कब आई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी। और इनको इस्टेब्लिश करने में यूएस का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। लेकिन अब यूएसए का इंटरेस्ट कम हो गया है इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में। यूएसए के राष्ट्रपति अब अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। मतलब पहले यूएसए इंटरेस्ट लिया करता था वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर स्टेबल रहे, इसके लिए यूएसए प्रयास भी किया करता था। लेकिन अब यूएसए बोलता है अमेरिका के इंटरेस्ट सबसे ऊपर, बाकी देशों को भी अपने अपने इंटरेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। चाइना के राष्ट्रपति ने जो स्पीच दी और यूएसए के राष्ट्रपति ने जो स्पीच दी, उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। यूएसए के राष्ट्रपति ने तो सीधा सीधा चाइना पर आरोप लगाया कि इस महामारी के फैलने में चाइना का रोल है, क्योंकि देखो, सबसे पहले जब ये कोरोना वायरस डिटेक्ट किया गया वुहान में, वहां से चाइना की दूसरी सिटीज में जो फ्लाइट्स थीं वो तो चलनी बंद हो गई, बट चाइना ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक नहीं लगाई और वर्ल्ड को समय रहते सूचित भी नहीं किया इस महामारी के बारे में। इवन WHO भी वर्ल्ड को सूचित करने में नाकाम रहा।
तो यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधा सीधा चाइना पर आरोप मढ़ा, जबकि चाइना के राष्ट्रपति ने फोकस किया कि हम क्लाइमेट चेंज को कम करने की दिशा में काम करेंगे। 2030 से पहले हमारा पीक आ जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस के मामले में, और 2060 आते आते हम बिल्कुल नेट जीरो कार्बन एमिट करेंगे। ऐसा दावा चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया गया। वैसे देखो, क्लाइमेट चेंज के मामले में यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने चाइना को दोषी ठहराया। यूएसए के राष्ट्रपति ने कहा कि चाइना जो है वो यूएसए के मुकाबले में डबल कार्बन को एमिट करता है। इवन पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर आ जाने के बावजूद यूएसए का जो एमिशन है वो कम हुआ है, ऐसा बोला गया यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उन्होंने बोला कि उम्मीद यह की जाती है 2050 आते आते यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज के द्वारा जो नेट कार्बन एमिशन होगा वो जीरो होगा। मतलब जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो इफेक्टिवली कार्बन एमिट नहीं होगा। मतलब इस टारगेट को अचीव करने के लिए यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज के बीच सहमति बनेगी, ऐसी उम्मीद जताई गई फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा। टर्की के राष्ट्रपति ने जो स्पीच दी, उस स्पीच में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे काफ़ी फोकस किया और इंडिया को क्रिटिसाइज किया। वैसे तो देखो, पिछले कुछ सालों में या फिर यूं कहें आज़ादी के बाद से ही टर्की जो है हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता आया है, और जम्मू एंड कश्मीर पे काफ़ी कुछ बोल रहे हैं टर्की के राष्ट्रपति, फ़र्क नहीं पड़ता। बट थोड़ा सा कंसर्न ये है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की प्रेसिडेंटशिप संभाली है टर्की ने हाल ही में। लास्ट में बात की जाती है कुछ हर्डल्स की, यूनाइटेड नेशंस के इफेक्टिवली वर्क करने में कौन कौन सी रुकावटें हैं। देखो, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की यूनाइटेड नेशंस की वेरियस ऑर्गन्स के अचीवमेंट्स और चैलेंजेस की, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा फिलहाल 40 यूएन पॉलिटिकल मिशंस एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं, और इनमें 95,000 ट्रूप्स, पुलिस और सिविल पर्सनल एक्टिव हैं। बट देखो, फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं यूएन के द्वारा। खास करके बात करें यूएन पीस कीपिंग बजट की, जो कि $8 बिलियन हैं। $8 बिलियन देखो बहुत कम है, जबकि वर्ल्ड में विभिन्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं मिलिट्री पर। कितना? $1.9 ट्रिलियन। तो कहने का मतलब ये था यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का कि यूएन पीस कीपिंग बजट काफ़ी ज़्यादा कम है। मेनली जो पैसा आता है यूएन पीस कीपिंग बजट में वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आता है, बट विभिन्न देश अब रिलेक्टेंट हैं, वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये सजेशन देते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाए, बट देखो ये एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिमोट एरियाज में डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इस पर ज़्यादा राजी होंगी नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा अपना मुनाफा देखती हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेशन से वो काम करती हैं। तो इसलिए यूएन के लिए जो अभी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। बाद में तो देखो, इस आर्टिकल में भी इंडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को द्वारा जो स्पीच दी गई उसे कंपेयर किया जाता है। इसमें एक बात ये बोली जाती है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा फोकस करता है इंडिया पे, पाकिस्तान को अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना चाहिए। यूएन एसडीजी इंडेक्स में पाकिस्तान का जो स्थान है वो 134वां है, साउथ एशिया में सबसे कम पाकिस्तान का ही स्थान है। तो इस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में हमने कुछ बातें डिस्कस की। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बीच। 26 सितंबर को ये वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ, और इस वर्चुअल समिट के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई, इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि यूनाइटेड श्रीलंका में तमिल्स के लिए इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें इंश्योर की जाएगी। इवन डायरेक्टली भी बोला गया जॉइंट स्टेटमेंट में कि श्रीलंका के संविधान में 13th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 13th अमेंडमेंट क्या है? देखो, श्रीलंका के संविधान में जो 13th अमेंडमेंट है
वो प्रोविंशियल काउंसिल्स को पावर देने की बात करता है। मतलब जो तमिल डोमिनेटेड इलाके हैं उनको ऑटोनमी मिलेगी अगर 13th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस अमेंडमेंट की सहायता से जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं वो इस्टेब्लिश की गई थी, बट पावर्स ज़्यादा मिली नहीं हैं इन प्रोविंशियल काउंसिल्स को। तो जहाँ पे तमिल्स रहते हैं या फिर सारे प्रोविंसेस की हम बात कर लें, उनको पावर्स कम हासिल हैं, उनको ऑटोनमी नहीं हासिल है, जिसकी बात कही गई थी 13th अमेंडमेंट में। तो भारत की गवर्नमेंट ये चाहती है कि देखो जो तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनमी मिले ताकि तमिल माइनॉरिटीज अपने आप को गवर्न कर सकें श्रीलंका में। बट देखो महेंद्र राजपक्षे जो हैं वो और उनकी पार्टी इलेक्शन जीत के आई हैं सिन्हालीज मेजोरिटी के दम पर। सिन्हालीज जो मेजोरिटी है श्रीलंका में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया राजपक्षे ब्रदर्स को। जो महेंद्र राजपक्षे के भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे, वो प्रेसिडेंट बने और महेंद्र राजपक्षे वो प्रधानमंत्री बने। तो ऐसी संभावना कम ही है कि वो 13th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। इवन देखो स्पेकुलेशन ये भी है कि 13th अमेंडमेंट की सहायता से जो प्रोविंसेस इस्टेब्लिश किए गए थे, मतलब अभी श्रीलंका में जो प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम है, इसे ही खत्म कर दिया जाएगा अभी श्रीलंका की पार्लियामेंट के द्वारा। समझ गए? मतलब प्रोविंसेस को पावर देना तो दूर की बात है, इवन प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाएगा श्रीलंका की पार्लियामेंट के द्वारा। ऐसी रूमर्स, ऐसी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। इस वर्चुअल समिट में और भी काफ़ी सारी बातों पर डिस्कशन हुई, जैसे $15 मिलियन की ग्रांट दी गई इंडिया के द्वारा, अनाउंस की गई, मतलब बुद्धिस्ट कल्चरल एक्सचेंजेस से संबंधित। श्रीलंका ने रिक्वेस्ट की थी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की, और डेट मतलब कर्ज जो इंडिया को देना है उसको अभी डेफर किया जाए। अभी इंडिया ने इन दो चीज़ों पर फैसला नहीं लिया है। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, देखो इंडिया के पास ज़्यादा लीवरेज है नहीं। लीवरेज का मतलब कि इंडिया अपनी बात श्रीलंका से मनवा सके, ऐसा इंडिया के पास ज़्यादा टूल्स उपलब्ध नहीं है। देखो कोई देश दूसरे देश से अपनी बात कब बनवा सकता है? सीधा सीधा धमकी देके अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको एड नहीं देंगे, समझ गए? या फिर हमला कर देंगे, डरा धमका के या फिर लालच से हम दूसरे देश से अपनी बात मनवा सकते हैं। बट अब इंडिया थोड़ा सा भी श्रीलंका पर दबाव अगर डालता है तो डर है कि कहीं श्रीलंका चाइना के फिर से करीब ना चला जाए बहुत ज़्यादा। तो इससे इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाती है इंडियन ओशन में। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया ज़्यादा श्रीलंका को बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा लिवरेज आज के समय में इंडिया की श्रीलंका के ऊपर है नहीं। कुल मिला के अब देखना ये होगा कि श्रीलंका में राजपक्षे जो ब्रदर्स हैं वो श्रीलंका की पॉलिटिक्स को आगे कैसे लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिग्नल ये दिया है कि वो संविधान को बदल देंगे और सिन्हाली जो मेजोरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका में उनको अपीज करने की दिशा में काम करेंगे, ना कि तमिल माइनॉरिटीज़ को ऑटोनमी देने की दिशा में। तो इस प्रकार से हमने इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस के बारे में बात की। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।